हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर। तो पूनम शर्मा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे, जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो लास्ट टॉपिक था हमारा जो हमने छोड़ा था। तो लोकसभा कर रहे हैं और उस लोकसभा के अंदर जो इनकी मीटिंग है, जैसे लोकसभा में स्पीकर कब आएगा और राज्यसभा में सभापति कब आएगा, उसकी कंडीशन मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी। उसके लिए 1/10 की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। अगर 1/10 मेंबर अवेलेबल हैं लोकसभा और राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ का, तो स्पीकर और राज्यसभा को इत्तला कर दिया जाएगा और फिर ये अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसमें जो हम शिफ्ट देख रहे हैं वो है मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 11 से 13 है और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 14 से 18 है। वेरी गुड आफ्टरनून डियर किरना। किरना, किरना कोई नाम है? पता नहीं, थोड़ा अलग से साउंड कर रहा है किरना। अच्छा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को आप क्वेश्चन आवर कहते हैं और दूसरे को आप लोग जीरो आवर कहते हैं, यानी एक प्रश्न काल है, एक शून्य काल। यहां तक मैंने छोड़ा था। अगले 1 मिनट में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिएगा सवाल, और नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्रश्न काल और शून्य काल के क्या मतलब होते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले, ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो मिलते हैं वो कब मिलते हैं? ये लोकसभा राज्यसभा तब मिलते हैं जब क्या होता है, सत्र होता है। और सत्र कितने होते हैं? सत्र हमारे पास 3 होते हैं। एक बजट होता है सर, एक मानसून होता है सर, और एक विंटर होता है। तो इन तीनों सत्रों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि दरअसल सत्र अगर भंग हो जाए, कोई भी एक सेशन हो और वो अगर भंग हो जाए तो कैसे होता है, उस पर मैं कहानी, मतलब उस कहानी पे हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो सर हमारा सत्र शुरू हो गया। लोकसभा राज्यसभा ने काम करना शुरू कर दिया। पहला जो घंटा होगा उसको हम लोग प्रश्नकाल कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है वो प्रश्न होता है, इसलिए इसे प्रश्नकाल कहते हैं। आ जाओ फिर प्रश्नकाल पे। तो ये है सर प्रश्नकाल। अब समझिएगा बेटा, आपने प्रश्न किससे पूछना है? मतलब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है सर, आपने एक प्रश्न पूछना है किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने उसका उत्तर देना है, बस बात खत्म। यही है ये प्रश्न काल का ऑब्जेक्टिव। सर अब ये बताइए प्रश्न पूछेगा कौन? बेटा प्रश्न पूछेगा एक एमपी, जिसे आप लोग सांसद कहते हैं। उसका काम है प्रश्न पूछने का। और उत्तर कौन देगा सर? उत्तर देगा एक मंत्री। अगला सवाल, सर सांसद क्या सवाल पूछेगा? सांसद क्या सवाल पूछेगा? आप समझिए। मान के चल लीजिए कि जैसे कि मैं रहता हूं हिसार में, ठीक है। हिसार के किसी एक गांव में फसल जो है वो तबाह हो गई है। और ऐसे तबाह नहीं हुई है, फसल के तबाह होने के पीछे का जो कारण है वहां का पानी है। जब अंडरग्राउंड पानी हमने निकाला जमीन से, जब हमने पानी निकाला तो पानी के अंदर खारापन बहुत था। ये किसानों को मान के चलो पता नहीं है, उसमें लवण बहुत थे, हार्ड पानी जिसे कठोर जल कहते हैं सर, वो है। तो पानी की वजह से जो है हमारी खेती जो है खराब हो गई। आप ये कह सकते हैं सर पानी है, पानी में केमिकल बहुत ज्यादा है, पानी पीने से जो है वो बच्चे बीमार होते हैं। बच्चे बीमार ही नहीं होते, जो नवजात शिशु हैं जो पैदा हो रहे हैं उनके अंदर शारीरिक विकृति भी देखने को हमें मिलती है। अब अगर आप उन इलाकों में जाएंगे जिन इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है और जिधर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं, जिसे आप हिंदी में रेडियो सक्रिय पदार्थ भी कहते हैं, जब उनको ऐसे ही इंडस्ट्री जहां पर इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो उस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है जब वो अंडरग्राउंड पानी से जाकर के मिलता है तो उस पानी को कंटामिनेट करता है, मतलब उस पानी को गंदा करता है, विषैला करता है। और यही पानी जब हैंडपंप से निकाल करके पिया जाता है तो सर वो पानी नुकसान करेगा। समझ में आ गई? क्योंकि उसके अंदर जो कंटामिनेशन के कंटेंट हैं, उसमें जो अणु हैं, तत्व हैं विद्वान, वो नुकसान करते हैं। अब अगर वो नुकसान कर रहे हैं, समस्या पानी में है, तो आप ये बताइए कि ये सवाल
उस जगह का कौन बताएगा? उस जगह के रहने वाले लोग सर इस सवाल को लेकर के जाएंगे अपने प्रतिनिधि के पास, यानी जिस इलाके में वो है, जो भी चुनाव क्षेत्र उनका, उस चुनाव क्षेत्र में जो वो सांसद है वो उसके पास जाएंगे कि सर देखिए स्थानीय स्तर पे ये समस्या है। अब ये सांसद इस पानी की समस्या को लेकर के वो मतलब जो प्रश्न करेगा वो किससे करेगा? सर एक मंत्री से करेगा। किस मंत्री से? सर उस मंत्री से जो उस मंत्रालय से जुड़ा होगा जिसे आप लोग वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। बोलो हाँ या ना? तो एक ऐसा मंत्रालय जो पानी के संसाधनों से जुड़ा हुआ होगा, पानी के मुद्दों से जुड़ा होगा, सवाल तो उसी से करेंगे ना, मोदी से थोड़ी सवाल करेंगे हम लोग। तो इसलिए आपका जो प्रतिनिधि है, स्थानीय लोगों का जो प्रतिनिधि है, वो स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पे मंत्रालय के सामने या मंत्री के सामने कौन रखेगा? जो आपका प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि तो सर सांसद होता है। समझ में आ रही है कहानी? डियर देवेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। तो सर सवाल एक सांसद पूछेगा और मंत्री जो उत्तर देगा वो मंत्री होगा जो उस मंत्रालय से संबंधित सवाल होगा, उस मंत्रालय का संबंधित मंत्री ही इस सवाल का सर जवाब देगा। अच्छा, क्या मंत्री सर इसका उत्तर देने बाध्य है क्या? बिल्कुल बाध्य है भैया। सवाल का जो है उत्तर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विधायिका कहते हैं, सॉरी, उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो जितने भी मंत्री होते हैं सबके सब कार्यपालिका होते हैं, और कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी होती है बेटा वो किसके प्रति होती है? कार्यपालिका की जिम्मेदारी सर विधायिका के प्रति होती है। और यहाँ जितने भी सांसद हैं वो सबके सब विधायिका होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या उत्तर दिया होगी? वो उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी होने का क्या मतलब है? कि जब भी विधायिका कोई सवाल पूछे तो कार्यपालिका को उस सवाल का जवाब देना ही होगा, ये कंपलसरी है। इंग्लिश में कहते हैं इसे एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका विधायिका को लेकर के उत्तरदायी होगी। ये है बड़ा खेल इसमें। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर ये जो पर्सन है, ये पर्सन कितने टाइप के होते हैं? हाँ, अब इस पे आ जाओ। पर्सन के बेटा प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें पहला प्रकार का जो सवाल होता है उसको हम लोग कहते हैं तारांकित पर्सन। इसे तारांकित पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इस सवाल के ऊपर तारांकित होता है, इस तरह का एक तारा लगा होता है, इसलिए इसे तारांकित बोलते हैं। ओके। दूसरा जो टाइप का जो सवाल होता है उसे हम कहते हैं अतारांकित, क्योंकि उस पर तारा नहीं होता। सिंपल सी कहानी है। तारांकित यानी उस पर तारा है, और अतारांकित क्योंकि उस पर तारा नहीं है। तीसरा जो सवाल होता है उसे कहते हैं अल्पसूचित, उसको हम नाम देंगे अल्पसूचित। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिएगा। तारांकित जो सवाल होता है सर मौखिक पूछा जाएगा, और जो इसका जवाब मिलेगा वो मौखिक ही मिलेगा। मौखिक सवाल है, मौखिक ही जवाब मिलेगा, लेकिन ये जवाब उसको कितने दिनों के अंदर अंदर देना है? 15 दिनों के अंदर अंदर। यानी इनकी जो कार्रवाई होगी वो 15 दिन की होगी। तारांकित सवाल का मतलब ये है। इसी तरीके से जब मैं अतारांकित पे आऊंगा, तो अतारांकित सवाल का मतलब होता है कि सवाल आपने मौखिक पूछा है, उत्तर आपने लिखित दिया है, मौखिक सवाल का लिखित जवाब दिया है, कितने दिनों के अंदर अंदर? सर 15 दिनों के अंदर अंदर। ये हो गया आपका अतारांकित सवाल। और सर इसके बाद आता है हम आखिरी में अल्पसूचित पे। अल्पसूचित का मतलब होता है मौखिक सवाल है सर, मौखिक ही जवाब है, लेकिन ये जवाब उसको 10 दिनों के अंदर अंदर देना होगा। तो जो समयावधि है अगर आप देखेंगे तो तारांकित सवाल का 15 दिन है, अतारांकित का 15 दिन है, लेकिन अल्पसूचित का 10 दिन है। अल्प का मतलब होता है कम, और सूचित का मतलब सूचना। तो अगर आपके पास समय कम है और आप अगर सवाल लेना चाहते हैं और समय कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिनों के अंदर अंदर भी ये सवाल ले सकते हैं, जिसको हम अल्पसूचित कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के प्रकार हो गए 3, और एक प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए कितना समय दिया जाता है? एक प्रकार का क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सर 3 प्रकार के सवाल हैं, और हमारा संविधान मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसके तहत लोकसभा चलती है वो ये कहता है कि 1 मिनट और 1 क्वेश्चन, 1 मिनट 1 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो 1 मिनट जो फिक्स किया गया है वो एक क्वेश्चन के लिए फिक्स किया गया है। तो उसका मतलब है कि
जो हमारा पर्सन काल है वो कितने बजे स्टार्ट होता है सर? वो 11 बजे स्टार्ट होता है और 12 बजे खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब कितने घंटे मिले हमें सर? वो हमें मिले 1 घंटे। 1 घंटा मतलब कितना मिनट सर? 60 मिनट। और 60 मिनट यानी अगर 1 मिनट के लिए क्वेश्चन रखा गया है तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे? टोटल 60 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक दिन में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं सर? 60 मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में एक। लेकिन अब आप खुद सोच के देखिए, क्या 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर हो सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 मिनट में एक सवाल भी आ जाए और उसका जवाब भी आ जाए 1 मिनट में? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कभी भी एक दिन में 60 सवाल हो ही नहीं पाते। और अगर क्योंकि 60 ही मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन के प्रकार कितने हैं? 3, तो 60 क्वेश्चन 3 प्रकार के, तो एक प्रकार का क्वेश्चन जो है एक दिन में कितनी बार पूछा जा सकता है? अगर आपसे सवाल लिया जाए कि तारांकित जो सवाल होता है वो एक दिन में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आप कहेंगे सर 20 ही मैक्सिमम सवाल हो सकते हैं। एक दिन में एक तारांकित सवाल मैक्सिमम कितना पूछा जा सकता है? 20 सर। मान के चल लीजिए कि आज 20 क्वेश्चन तारांकित हो गए, तो इसका मतलब है कि 21वां सवाल कभी भी तारांकित नहीं होगा। समझ में आई कहानी? भाई 20 सवाल अगर मेरे तारांकित हैं तो सर ये निसंदेह है कि 21वां सवाल मेरा तारांकित नहीं होगा। यहां तक बच्चे किसी तरह की दिक्कत है तो आप शेयर कीजिएगा। यहां तक का हो गया? पर्सन काल समझ में आ गया? अब शून्य काल पे चलते हैं, लेकिन यहां तक किसी का डाउट है तो बताइएगा। लिखिए फटाफट। वेरी गुड इवनिंग डियर सोनू। क्लियर है राजीव जी, क्लियर है। 20 के बाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिंकी भानवाला जी, अगर एक दिन में अगर 20 सवाल आपने तारांकित ले लिए तो फिर अतारांकित और अल्पसूचित तो हो ही नहीं पाएगा बच्चे। सवाल को इक्वल इक्वल में बांटेंगे ना। अगर सारे सवाल ही तारांकित होंगे तो फिर कभी तो अतारांकित और अल्पसूचित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमने एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 रखी है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और कृपया करके आप समझिए कि कभी 20 हो ही नहीं पाते। आप खुद सोचिए कि 1 मिनट में एक आंसर हो सकता है क्या? अरे एक क्वेश्चन का 1 मिनट छोड़िए, 5 मिनट में भी आंसर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देश के मुद्दे की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी।
चलिए, समझ में आ गया डियर पिंकी भानवाला जी? ओके, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन आवर हमारा खत्म हो गया सर, 12 बज गए हैं, 12 जैसे ही बजेंगे घड़ी में क्या हो जाएगा, घड़ी में सर हो जाएगा 0000। तो सर प्रश्नकाल खत्म हो जाता है और शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, इसे शून्यकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा घड़ी में 12 बजने का मतलब है हर जगह 00 हो जाता है, इसलिए शून्यकाल है। दूसरा सर, शून्यकाल की जो शुरुआत हुई है वो 1962 से हुई है। तो हम अभी तक ऐसा कुछ पढ़ते आए हैं कि हमारी जो संविधान है, इस संविधान में लगभग चीजें क्या है, कॉपीड है। हमने वो चीजें उधार ली हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी मार ली है, नकल मार ली है, कहने का मतलब। लेकिन जो शून्यकाल है उसकी नकल हमने कहीं से नहीं मारी, ये अपनी हमारी खुद की खोज है। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट की खुद की खोज है। दरअसल पहले क्या होता था कि 1 बजे ब्रेक हो जाता था, ठीक है? तो 1 बजे ब्रेक हो जाता था और 10 से 11 का जो टाइम हुआ करता, सॉरी 11 से 12 का जो टाइम हुआ करता था वो प्रश्नकाल का होता ही था। तो क्या हुआ कि इस 1 घंटे को वो यूटिलाइज करने लगे सवाल, उसमें कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस के सवाल को पूछने में। मतलब सर, मतलब कि कोई भी जो देश हित का मुद्दा होगा, लोकहित मुद्दा होगा, देश हित तो नहीं, इसे कहेंगे लोकहित मुद्दा, लोकहित मुद्दा। और सर लोकहित मुद्दा को आप लोग ऐसे पढ़िएगा, पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर्स, पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर्स। तो अगर कोई सवाल है जो पब्लिक इंपोर्टेंस से जुड़ा हुआ है, ऐसे सवाल को ही हम लोग यहां उठा सकते हैं। इसका मतलब पब्लिक इंपोर्टेंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर के ऊपर हम बहस कर सकते हैं। और अगर अपने अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, सर जिस मुद्दे पे बहस होनी है, जिस दिन होनी है, उस दिन आप लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन में आप ये बहस करना चाहते हैं, 10 बजे से पहले पहले ही आप उस सदन के हेड को ये सवाल दे दें कि भाई आज की जो मेरी बहस है वो इस मुद्दे पे है। तो यानी पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर के ऊपर बहस होती है उस समय। यानी वो जो 1 घंटा है वो 1 घंटा फिक्स कर दिया गया है पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर के ऊपर डिस्कशन करने की। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारे हाउस का। आप जो ये टीवी वगैरह पे देखते हैं ना कि भाई फलाने बंदे ने ना ये बोला, फलाने बंदे ने ये बोला, तो दरअसल ये 0 आर का ही खेल होता है। 0 आर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया में जो चीज दिखाई जाती है वो ज्यादातर 0 आर का ही केस होता है कि भाई आज इन्हें हमारे यहाँ ये बोला गया, आज उसने ये बोला, आज ये बोला, आज वो बोला, है ना। आज फलाने का भाषण बड़ा बहुत तेज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने बहुत अच्छी स्पीच दी। क्यों अच्छी स्पीच दी? क्योंकि किसी पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर पे वो गवर्नमेंट को जो है वो पकड़ के बैठा था, गवर्नमेंट के खिलाफ वो बोल रहा था, और उसने जो मुद्दे दिए बड़े महत्वपूर्ण दिए, बड़े अच्छे दिए। तो मीडिया दरअसल ऐसी चीजें दिखाता है। हालांकि अब तो मीडिया वो भी नहीं दिखाता। अभी की जो हमारी मीडिया है वो तो निकम्मी है, नकारा है, और इससे भी गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो हमारी मीडिया के लिए, कम से कम गोदी मीडिया के लिए, है ना, और उसी के लिए करना है। तो लोकहित मुद्दे की सर शुरुआत, मतलब शून्यकाल की जो शुरुआत हुई है 1962 से हुई है, और किसी लोकहित मुद्दे पे हम लोग बात कर सकते हैं। ये है कहानी इस शून्यकाल की। 1 बजे तक सर लोकहित मुद्दा जो भी है कर लेंगे। सेम डे 10 बजे तक आप ये सवाल दे लीजिए स्पीकर को या चेयरमैन को। और अगर आप इस क्वेश्चन को 10 दिन पहले भी देना चाहते हैं, मतलब 10 डेज एडवांस में भी देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 10 बजे ही क्यों? क्योंकि यार पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर है ना, तो पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर 10 दिन तो वेट नहीं करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आज बेरोजगारी में किसी ने सुसाइड कर लिया तो मैं 10 दिन बाद इस पर सवाल करूंगा। तो आज ही सवाल जवाब लेने का वक्त है, आज ही इस पे मुद्दे, आज ही इस विषय पे बात करने की जरूरत है। तो इसलिए लोकहित मुद्दा जो होता है सेम डे लिया जा सकता है। सर फिर खत्म होगा सर ये कहानी, और 13 से लेकर के 14 का जो समय होगा, यानी 1 से 2 का, वो सर लंच का होगा, ब्रेक हो जाएगा, लंच ब्रेक। और फिर 14 से 18 में जो आएंगे, तो यहाँ से किसी भी विधेयक के कानून बनाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। किसी भी विधेयक के कानून बनाने की जो शुरुआत होती है वो आपके इवनिंग शिफ्ट से हो सकती है। ठीक है बच्चे, बढ़ो आगे। सवाल आया है किसी भी विधेयक पे कानून बनाने की जो कार्रवाई है वो हो सकती है। अब आ जाओ इस विधेयक के ऊपर। सर भारत में कानून कैसे बनते हैं? बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोकसभा राज्यसभा पास कर देगी और राष्ट्रपति साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। अब आ जाइए विधेयक पे। विधेयक के कितने प्रकार होते हैं? विधेयक के 2 प्रकार होते हैं बच्चे। एक प्रकार होता है जिसे आप लोग कहते हैं निजी विधेयक।
इंग्लिश मीडियम, इसी को आप लोग कहेंगे प्राइवेट बिल। और एक विधेयक होता है बच्चे निजी, तो कुछ ऐसे होगा ना, ये निजी है। दूसरा जो बिल होता है उसे हम कहते हैं सरकारी, यानी गवर्नमेंट बिल। दोनों में डिफरेंस क्या है, निजी और सरकारी में? सर अगर बिल, विधेयक जिसे इंग्लिश में आप लोग बिल कह देते हैं, अगर ये बिल एक एमपी लेकर के आए, समझ पा रहे हैं ना इस बात को? अगर ये विधेयक एक एमपी लेकर के आए तो वो बिल जो हो जाएगा वो निजी हो जाएगा। लेकिन अगर यही विधेयक कोई मंत्री लेकर के आए तो ये विधेयक सरकारी हो जाएगा। बस यही फर्क है इन दोनों के बीच में। एक निजी विधेयक वो होता है जो किसी मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाता, और एक सरकारी विधेयक वो होता है जो किसी सांसद के द्वारा नहीं लाया जाता। यानी एक निजी विधेयक वो होता है जो एक सांसद के द्वारा ही लाया जाता है। एक मंत्री जब भी एक विधेयक लेकर के आएगा वो सरकारी हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, सरकारी और निजी में जब बात आएगी तो किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी? सरकारी की। इसलिए जितने भी बिल पास होते हैं उसमें से 95% से ज्यादा बिल जो होते हैं वो सरकारी ही होते हैं। प्राइवेट बिल बहुत कम पास हो पाते हैं। ठीक है, बढ़ो आगे। सर चाहे बिल सरकारी हो चाहे बिल हो निजी, टोटल कितना टाइप के होते हैं? टोटल 4 टाइप के विधेयक होते हैं बच्चे। पहला जो विधेयक होता है उसको हम कहते हैं साधारण विधेयक। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 में वर्णन किया गया है। दूसरा जो विधेयक होता है उसे कहते हैं हम लोग धन विधेयक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में 110 में वर्णन है इसका। तीसरा जो विधेयक है उसे हम कहते हैं वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 117 में जाना पड़ेगा। और जो चौथा विधेयक होता है उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इसके लिए आपको संविधान के अनुच्छेद 368 में जाना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो ही है, या तो 110 सवाल पूछेगा या 368 पूछेगा। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इन दो से पूछे जाते हैं। इसलिए जो आर्टिकल याद रखेंगे इन दो को याद रखिए। चारों याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो तो पूछे ही जाते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों में ही किसकी चर्चा होती है? पैसे की चर्चा होती है, पैसा। लेकिन धन अलग होता है, वित्त अलग होता है। ये कैसे होता है वो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो कितने टाइप के विधेयक हुए? चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, विधेयक होते हैं सर टोटल 4 तरह के। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जो धन विधेयक होता है ये विधेयक हमेशा सरकारी होता है। यानी एक विधेयक कभी भी निजी विधेयक नहीं हो सकता, धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सरकार ही पैसा निकालती है, और सरकार पैसा निकालेगी तो सीधी सी बात है कोई ना कोई मंत्री ही उसके ऊपर सवाल उठाया जाए, किसी मंत्री के द्वारा ही वो चीज लाई जाए, ना किसी की विधायिका के द्वारा। ये कहानी होती है। ठीक है, ओके। सर सबसे पहले अगर ये विधेयक साधारण होगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप समझिएगा, यह है संविधान का अनुच्छेद 107 और यह है संविधान का अनुच्छेद 368, यानी संविधान संशोधन विधेयक है और यह साधारण विधेयक। मेरे पास लोकसभा है, मेरे पास राज्यसभा है और मेरे पास भारत का राष्ट्रपति है। और ये विधेयक कौन सा है? ये साधारण विधेयक है बेटा। ये विधेयक ले आया मैं, मेरी मर्जी है सर इस विधेयक को मैं कहां पेश करूं। मतलब अगर मैं सांसद हूं लोकसभा का तो लोकसभा में पेश करूंगा, और अगर मैं सांसद हूं राज्यसभा का तो राज्यसभा में पेश करूंगा। तो यानी मेरी मर्जी है, मैं पहले लोकसभा में लाना चाहूं तो लोकसभा में ले आऊं, और अगर मैं राज्यसभा में लाना चाहूं तो राज्यसभा में लेके आऊं। मैं जिस सदन का हिस्सा हूं उस सदन में ला सकता हूं। ठीक है सर। उसके बाद एक सदन बिल पास करेगा सर, दूसरे को भेजेगा, और दूसरा सदन पास करके भेजेगा राष्ट्रपति को। एक बात ध्यान रख लेना, लोकसभा कभी भी राष्ट्रपति को विधेयक नहीं भेजती है, तो इसलिए लिखिएगा, सॉरी, राज्यसभा कभी भी राष्ट्रपति को बिल नहीं भेजती है, तो राज्यसभा के द्वारा विधेयक कभी भी राष्ट्रपति को
नहीं भेजा जा सकता। हमेशा राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाएगा बच्चे, वो हमेशा लोकसभा के थ्रू ही जाएगा। राज्यसभा कभी भी उस बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकती। इसलिए जब भी आप देखेंगे ना, मैं हमेशा लोकसभा से कनेक्ट करता हूँ प्रेसिडेंट को, कभी राज्यसभा से नहीं करता। ठीक है सर, आ गया ये बिल। फिर प्रेसिडेंट इस पे चाहे तो अपने सिग्नेचर कर सकता है, और सिग्नेचर ना करना चाहे तो सर उस पे अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो उसका मतलब कितने टाइप के वीटो पढ़ते थे हम लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक में? 3 टाइप के वीटो पढ़ते थे, 1, 2 और 3। पहला जो वीटो होता था उसे आप लोग क्या कहते थे सर? फर्स्ट वीटो होता था एब्सोल्यूट, जिसे आप पूर्ण कहते थे। दूसरा टाइप का जो वीटो होता था उसे हम कहते थे पॉकेट यानी जेबी, और तीसरा टाइप का जो वीटो होता था उसे हम लोग कहते थे सस्पेंसिव, निलंबनकारी। तो 3 तरह के वीटो होते थे। अगर ये साधारण विधेयक है तो भारत का राष्ट्रपति इन तीनों में से किसी भी तरह के वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। कहानी क्लियर हुई बच्चे? बढ़ो आगे। अगर सर ये विधेयक 368 है तो क्या होगा? वही लोकसभा है बच्चे, वही राज्यसभा है, और वही भारत का राष्ट्रपति है। सर सेम चीज, अगर वो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, देखिए शब्द पे फोकस कीजिएगा। संविधान संशोधन विधेयक का क्या मतलब है सर? एक ऐसा विधेयक है जो संविधान के अंदर बदलाव करना चाहता है। बदलाव या तो उसमें से कोई चीज जोड़नी है या वहां से कोई चीज हटानी है, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक है। क्लियर हुई कहानी? तो हम कोई चीज संविधान में जोड़ घटा रहे हैं, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक। वही बात है बच्चे, मर्जी है। अगर आप लोकसभा का हिस्सा है तो आप लोकसभा में इस बिल को लेके आ सकते हैं। अगर आप राज्यसभा का हिस्सा हैं तो आप राज्यसभा को इस बिल में ला सकते, राज्यसभा में इस बिल को ला सकते हैं। आप इस सदन में, किसी भी सदन में इस बिल को ला सकते हैं। एक सदन पास करके दूसरे को भेजेगा, दूसरा सदन पास करके भारत के राष्ट्रपति को भेजेगा, और भारत के राष्ट्रपति को इस पे अपने सिग्नेचर देने ही पड़ेंगे। मतलब सर, मतलब भारत का राष्ट्रपति इस पे अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति इस पे अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता अगर ये विधेयक 368 में संविधान संशोधन विधेयक है तो। और ऐसा भारत के संविधान को करने के लिए बाध्य कर दिया है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने। भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ है सर, और इस संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर वीटो शक्ति का प्रयोग निष्क्रिय कर दिया गया है। अगर ये विधेयक, जब लोकसभा खत्म हो जाएगी देवेंद्र, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, एक बार लोकसभा और राज्यसभा खत्म कर लेते हैं हम। जैसे ही मैं लोकसभा राज्यसभा खत्म कर लूंगा, क्योंकि राज्यसभा का 1 दिन का टॉपिक है, जैसे ही राज्यसभा खत्म हो जाती है वैसे ही हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट हो जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मुझे कम से कम इस वीक का और समय दो। इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, तो हम लोग है ना नेक्स्ट वीक से ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। अरे कोई बड़ी बात नहीं यार, पढ़ाना मेरे को ही है, चाहे पहले पॉलिटी खत्म कर लो चाहे ज्योग्राफी साथ साथ कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा सर। भारत का राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति के पास जो बिल जाएगा ना लोकसभा से, सर ऐसे नहीं जाएगा, आप समझिए। अगर संविधान संशोधन विधेयक करना है, और अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसमें राज्यों की शक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, दोबारा सुनिएगा, संविधान में संशोधन हो रहा है संसद के द्वारा, अगर संसद संशोधन कर रही है ऐसे मुद्दे पे जो राज्यों की शक्तियों को भी छीनने की कोशिश कर रही है, तो सर इसके लिए मुझे राज्यों की परमिशन की भी जरूरत होगी। मतलब ये कि लोकसभा ने भी पास करना, राज्यसभा ने तो करना ही करना है। राष्ट्रपति के पास जाने से पहले उसे 50% राज्यों की सहमति चाहिए होती है। पचास प्रतिशत राज्यों की सहमति अनिवार्य है। समझ में आए कहानी? तो सर ये 50% राज्यों की सहमति का क्या मतलब है? अब समझो, भारत में कितने राज्य हैं बच्चे? सर भारत में तो 28 राज्य हैं। हाँ तो ठीक है,
हम ये कह रहे हैं कि हम संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं समझिएगा, मान के चलिए हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं किसका, इसे सर हम लोग कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या था सर, जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स था। हाँ, जीएसटी बेटा एक इनडायरेक्ट टैक्स था, तो इसके लिए मैं संविधान में संशोधन कर रहा हूँ। इससे पहले सर बहुत सारे टैक्स थे जो अप्रत्यक्ष थे, सारे अप्रत्यक्ष टैक्स को जोड़ करके एक ही बना दिया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो सर जीएसटी अब लग गई, सॉरी जीएसटी के लिए विधेयक ले आया। अब पता है क्या जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी हम लोग शराब पे भी लगाएंगे, जीएसटी हम लोग तेल पे भी लगाएंगे। यहाँ तेल का मतलब पेट्रोल डीजल से, जीएसटी पेट्रोल डीजल पे भी लगेगी। आपको पता है कि एक राज्य की सबसे ज्यादा कमाई किसमें होती है? सर एक राज्य की सबसे ज्यादा कमाई तो शराब और ये पेट्रोल डीजल से ही होती है। अब अगर राज्य की कमाई का ऊपर जीएसटी लग गया तो इसका मतलब राज्य की जो कमाई हो रही थी अभी तक 10,000 करोड़, मान के चलो 10,000 करोड़ रुपए हो रही थी हरियाणा की, जीएसटी लगने के बाद तो सर उसका आधा तो केंद्र को चला जाएगा। तो क्या हरियाणा खुश होगा? अरे सर हरियाणा तो आंसू निकल जाएंगे हरियाणा के, तो यार क्या ही कर रहे हो, मतलब हमारी कमाई का आधा हिस्सा ले जाओगे तुम। तो भैया सॉरी सॉरी, हम नहीं दे सकते अपना हिस्सा। आप समझ रहे हैं इस बात को कि हरियाणा ने अगर जीएसटी को पास कर दिया, क्योंकि संविधान में संशोधन हो रहा है और इससे कौन प्रभावित हो रहा है, इससे राज्य प्रभावित हो रहा है। और मैंने क्या कहा, अगर कोई ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो संविधान संशोधन है जिसमें राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर राज्यों की सहमति अनिवार्य हो जाती है। तो इसमें देखिए राज्यों के ऊपर पेट्रोल डीजल और शराब के ऊपर आपने जीएसटी लगाने की बात कह रहे हैं, तो राज्य खुश होगा? नहीं सर। तो राज्यों ने फिर कहां सहमति दी? नहीं दी। फिर मोदी सरकार ने क्या कहा, बोला चलो ठीक है यार बात मान ली तुम्हारी, तो शराब और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी हम हटाते, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगेगी, जिसका मतलब है कि इसकी जो कमाई होगी वो सारी की सारी राज्यों को होगी। अब राज्य खुश हो गए, बोला यार कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, यस हैप्पी, चलो हम कर देते हैं। तो सर राज्य खुश हो गए ना, तो राज्य खुश होने का मतलब, राज्य खुश होने का मतलब विधानसभा खुश होगी। और विधानसभा कितनी, 28 राज्यों की विधानसभा का डिवाइड टू 50% मतलब डिवाइड टू, तो यानी 14 राज्यों ने फिर अपने यहाँ पर इस बिल को पास कर दिया। 14 राज्यों ने बिल पास कर दिया मतलब विधेयक, विधानसभा ने बिल पास कर दिया। तो बताइए संविधान संशोधन विधेयक जो है अगर राज्यों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है तो कितने प्रतिशत राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है? सर 50% राज्यों की अनिवार्य होती है। यही सवाल इंपॉर्टेंट है। और क्या संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर हैं, मतलब राष्ट्रपति जो है क्या वीटो लगा सकता है? नहीं सर, वीटो नहीं लगा सकता। वहां साफ बोला गया है कि संविधान संशोधन विधेयक अगर आता है तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग इस पे नहीं करेगा। जिस तरह से साधारण विधेयक पे तीनों वीटो का प्रयोग कर सकता है, उसी तरह से संविधान संशोधन विधेयक पे किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए बच्चे। वीरेंद्र जी नमस्कार भाई। अरे सवाल कीजिए भाई, किसी को है डाउट तो पूछिए यहाँ तक।
क्लियर? बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 110 और 117 पे। आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में बात करता है और आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयक के बारे में बात करता है। एक बात समझिएगा, अब इसमें मैंने कहा धन, इसमें मैंने कहा वित्त। अब दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना भाई, मतलब तो दोनों का वही पैसा होता है, धन का मतलब भी वही होता है सर, और पैसे का मतलब भी वही होता है। तो सर डिफरेंस कैसा है? दो तीन चीजें ऐसी हैं, अगर वो मिल जाए तो वो ये हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर ये हो जाएगा। समझाता हूं कैसे। सर पहले तो लोकसभा राज्यसभा बना लो, ये हमारी लोकसभा है, ये हमारी राज्यसभा है, और ये बैठे हैं राष्ट्रपति। इसी तरीके से सर ये हमारे पास लोकसभा है, ये हमारे पास राज्यसभा है, और ऊपर बैठे हुए हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब धन विधेयक क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था कि जो धन विधेयक होता है ना बेटा, वो धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक होता है। इसका मतलब है कि ये कोई सांसद नहीं लेकर के आएगा, ये एक मंत्री लेकर के आएगा, और मंत्री लेकर के आएगा तो इसका मतलब है कि ये सरकारी विधेयक, पहली चीज। और इस सरकारी विधेयक को लाने के लिए सर भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। भारत का राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति देता है, तब ये बिल जो है उस मंत्री के थ्रू लोकसभा में आएगा। अच्छा, लोकसभा में आएगा? हाँ लोकसभा में आएगा सर। लोकसभा का जो हेड होता है, जिसे आप लोग स्पीकर कहते हैं, स्पीकर उस बिल को देखेगा। स्पीकर ने जैसे उस बिल को देखा, उस बिल में कुछ मुद्दे दिखे, कुछ पॉइंट ऐसे दिखे जिसको देखते ही उसने कह दिया ये तो धन विधेयक है भाई। और जैसे ही स्पीकर ने कहा कि ये धन विधेयक है, तो वैसे ही वो धन विधेयक कहाँ जाएगा सर? भारत के लोकसभा के पास। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि आप विधेयक कहीं भी ले जा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन यहाँ साफ बोला गया है सबसे पहला कि कोई विधेयक धन होगा ये तय करेगा लोकसभा का स्पीकर। दूसरा, ये विधेयक जो है हमेशा सरकारी विधेयक होगा क्योंकि एक मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। और तीसरा, इस विधेयक को लाने के लिए सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, रजामंदी चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। तो मिल गई। स्पीकर ने कहा ये धन विधेयक है, जिसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा। अभी तक हम देखते थे कहीं भी पास कर रहे हो, आप सबसे पहले इसे लोकसभा में पास करेंगे, लोकसभा पास करेगी, लोकसभा में लेके आएंगे, लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेजेगी, और राज्यसभा को बोला जाएगा बेटा ये धन विधेयक है। ओके, तो सर तो ये कि 14 दिनों के अंदर अंदर इसे वापस कर दे। 14 दिनों के अंदर इस विधेयक की आपको वापसी करनी है बच्चे। 14 दिनों के अंदर अंदर इस विधेयक की वापसी करनी है, और प्लस इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। सबसे पहला तो इस विधेयक को सर 14 दिन के अंदर अंदर वापस करो, और दूसरा ये विधेयक अगर राज्यसभा के पास आया तो राज्यसभा सर इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। कहानी समझ में आ गया? दो चीजें हैं, 14 दिनों के अंदर अंदर वापसी कीजिए, और किसी भी तरह का संशोधन राज्यसभा इसमें नहीं कर सकती। ठीक है सर, ये बिल वापस लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा के पास से जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। क्या भारत का राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा? हाँ सर, कर सकता है। और कितने तरह के वीटो थे? क्या भारत का राष्ट्रपति साइन करने से पहले इस पे वीटो लगा सकता है? हाँ सर, वीटो लगा सकता है। कौन सा वीटो लगा सकता है बेटा? तो आप कहेंगे सर इस पे ना पहला वीटो लग सकता है जिसे आप एब्सोल्यूट कहते थे, इस पे दूसरा वीटो लग सकता है जिसे आप लोग पॉकेट वीटो कहते थे, लेकिन सर इस पे तीसरा वीटो नहीं लगेगा, यानी इस पे निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप इस बिल को वापस नहीं भेज सकते, यानी पहले दो तो हो सकते हैं बट तीसरा नहीं होगा। सेम चीज ये वीटो की पावर 117 पे सेम अप्लाई होगी, सेम, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक में बस दो तीन चीजों का फर्क है। क्या फर्क है वो मैं लिखवाऊंगा। अगर ये विधेयक वित्त विधेयक होगा तो सर फिर से वही बात है, इस विधेयक अगर ये वित्त विधेयक होगा तो आप कहीं भी ला सकते हो, आप लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो, एक सदन से पास करके दूसरे को भेज सकते हो, भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन करना चाहे तो करे,
और नहीं करना चाहे तो उस पर वीटो लगा सकता है। कौन सा वीटो सर? पहला लग सकता है, दूसरा लग सकता है और तीसरा नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा वीटो जो है वो नहीं लगेगा। तो यानी एक तरीके से दोनों सेम चीज है, बस वित्त विधेयक से धन विधेयक कैसे अलग हो जाता है। लोकसभा के स्पीकर ने ऐसा क्या देख लिया कि उसने कह दिया कि भैया ये तो स्पीकर ने ऐसा क्या देख लिया कि उसने कह दिया ये तो धन विधेयक है। मैं बताता हूँ उसने ऐसा क्या देखा। उसने बेटा जिन देख लिया था। उसने दो चीजें देखी होंगी, सॉरी उसने तीन चीजें देखी होंगी, और उन तीनों चीजों को देखते ही उसने कह दिया कि भाई ये तो धन विधेयक है। उसने तीन चीज देखी होगी सर, तीन चीजों को देखते देखते ही उसने कहा कि तो धन विधेयक है। सबसे पहली चीज उसने क्या देखी होगी बच्चे? टैक्स। सर टैक्स से संबंधित उसने प्रावधान देख लिए होंगे, तो वो विधेयक धन हो जाता है। दूसरा, भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान देख लिए होंगे, या फिर भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान देख लिए होंगे। निधि, तो अगर लोकसभा के स्पीकर ने इन तीनों में से संबंधित कोई चीज देख ली, तो उसने फट से कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है भाई। जैसे ही उसने इन तीनों में से कुछ भी देखा, वैसे उसने कह दिया ये धन विधेयक। और अगर ये तीन नहीं है, ये तीनों पॉइंट नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो विधेयक क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक हो जाएगा। तो वित्त और धन में फर्क क्या है? ये चीज है तो धन है, और नहीं है तो वो वित्त है। कहानी समझ में आ गई बच्चे? सर ये संचित और आकस्मिक निधि क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में सर संचित निधि की बात हो रही है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की बात हो रही है। संचित निधि और आकस्मिक निधि का मतलब समझिएगा, लेकिन उससे पहले कितने तरह के विधेयक हैं बच्चे हमारे पास? हमारे पास सर तीन तरह के विधेयक है। आप चौथा तो नहीं काउंट करें, विध विधेयक को आप काउंट कीजिएगा कि सर मेरे पास एक विधेयक है जिसे मैं साधारण विधेयक के नाम से जानूंगा। विधेयक का नाम है साधारण विधेयक। उसको हम लोग कहते हैं धन विधेयक। और जो तीसरा विधेयक है सर, उसको कहते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक। कितने तरह के वीटो थे? तीन तरह के वीटो थे। कौन कौन से बच्चे? पहले टाइप का सर जो वीटो था उसको हम लोग कहते थे पूर्ण वीटो। दूसरे टाइप का जो वीटो था उसे हम कहते थे जेबी वीटो, पॉकेट। और जो तीसरे टाइप का वीटो था उसे हम कहते थे निलंबनकारी। अगर ये विधेयक साधारण है तो पूर्ण, जेबी और निलंबनकारी। नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, एक पी चुके हैं ऑलरेडी। एक्स्ट्रा है तो दे देना, दे दो फिर। तो एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सस्पेंसिव, इनमें तीनों में से आप कोई भी लगा लीजिए। अगर ये मनी है तो सर एब्सोल्यूट लग सकता है, पॉकेट लग सकता है, बट सस्पेंसिव नहीं लगेगा। तो लग सकता है बट तीसरा नहीं लगेगा, श्योर। और अगर ये संविधान संशोधन विधेयक है तो सर ना तो पूर्ण लगेगा, ना जेबी लगेगा, ना निलंबनकारी लगेगा। मतलब साधारण का ठीक अपोजिट है। दरअसल पहले क्या होता था कि इस पे वीटो लग सकता था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में बात साफ बोली गई कि आप इस पे वीटो नहीं लगा सकते।
तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या हो गया, बाध्य हो गया अपने साइन करने के लिए। क्लियर यहाँ तक की कहानी बच्चे? यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है? तो एक जो है धन विधेयक होता है वो कैसे होता है, हमने ये चीज समझी कि अगर टैक्स से संबंधित कुछ प्रावधान हो, निधि से संबंधित या आकस्मिक से सर, वो धन विधेयक हो जाता, नहीं तो वो वित्त विधेयक होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 107, 368, 110 और 117 पे कैसे कैसे एक्शन हो, विधेयक अगर है तो उस पर कौन कौन सा वीटो लगाया जा सकता है। ये 3 तरह के वीटो थे जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे बेसिकली ये जो संचित निधि होती है ये क्या होती है, और जो आकस्मिक निधि होती है ये क्या होती है। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो मेरे ख्याल से है नहीं, तो आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी हम मिलेंगे कल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बार लोकसभा राज्यसभा खत्म हो जाने दो, फिर हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीक जो है मैं राज्यसभा पे आ जाऊं, और अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक से फॉर श्योर ज्योग्राफी तो स्टार्ट हो जाएगी। चलो बच्चा पार्टी करो, एंजॉय। मिलते हैं ब्रेक के बाद।